Hello everyone, I am Avinash sir. I am going to teach you NCERT Science Chapter 1 Class 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर का जो टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप मीन्स क्या होता है? क्रॉप का हिंदी मतलब होता है फसल। और फसल किसे कहते हैं? जब एक ही तरह के पौधे एक ही जगह अधिक मात्रा में लगाए गए हों तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उन फसलों का उत्पादन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। वो जो फसलें होती हैं उनकी जुताई से लेके बुआई, सिंचाई, कटाई और रख रखाव के सारे प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूझो गर्मी की छुट्टी के दरमियान अपने अंकल के घर गए थे। देयर अंकल इज ए फार्मर। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल्स, हाउल्स, प्लाऊ इन द फील्ड। उनके अंकल जो थे एक किसान थे और पहेली और बूझो ने एक दिन देखा कुछ टूल्स खेतों में, जैसे कि खुरपी थी, सिकल्स थे, हाउल्स था, प्लाऊ था और etc। तो बूझो कह रहा है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ यूज दिस टूल्स। बूझो कह रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो टूल्स हैं ये कहाँ और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसा आपको पता होगा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत होती है। प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। हाँ, हमें पता है जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल एंड ह्यूमन जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तो वो अपना भोजन आखिर कहाँ से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम लोगों को भोजन की जरूरत क्यों होती है। यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from food is utilized by organism and arriving out their various body carrying out their various body functions such as digestion, respiration and digestion. We get our food from the plant, animal or both. हमें भोजन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इसके सिवा एग्जर्शन हो गया, और भी काम होते हैं। हमें एनर्जी होती है जिससे हम काम कर सकते हैं। हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, हमें ग्रो होने में मदद करती है, हमें बीमारियों से बचाती है। ये सारे जो फंक्शन है फूड के हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट, एनिमल और बोथ। हम अपना भोजन जो है या तो प्लांट से या तो एनिमल से या दोनों से प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड एंड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो बूझो कह रहा है कि हम सबको भोजन की जरूरत होती है और अपने देश में इतनी अधिक जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो सबको भोजन कैसे मिल सकता है। तो पहले इसका आंसर दे रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। कह रही है इसके लिए जो फूड है उसको अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो भोजन का उत्पादन हमें बहुत अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो पहली कह रही है कि हमें इतनी अधिक जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड करने के लिए नियमित उत्पादन करना पड़ेगा, प्रॉपर उचित प्रबंधन करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्योंकि सभी लोग खेती नहीं करते हैं तो आखिर उनको भोजन कैसे मिलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो पहेली के अंकल थे, पहेली और बूझो के, वो तो खेती करते थे, अपना फूड उगाते थे। लेकिन जो लोग खेती नहीं करते हैं उनको भोजन आखिर कैसे मिलता है। तो उनको जो भोजन मिलता है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस से मिलता है। अब बात करते हैं 1.1 की। 1.1 में हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज क्या होते हैं? अब देखिए यहाँ पे बताया गया है टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। करीब लगभग 10,000 साल पहले जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक ऐसे लोग होते हैं दे वॉन्डरिंग in a group from one place to another in the search of food and shelter. They ate raw fruit and vegetable and started hunting for the animal as for food.
नोमैडिक ऐसे लोग होते हैं जो इधर उधर घूमते हैं, घुमंतु लोग होते हैं जिनका कोई रहने का फिक्स स्थान नहीं होता। वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और वे लोग कच्ची सब्जियां और फलों को खाते हैं और जानवरों का शिकार करते थे। लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, थर्स वाज एग्रीकल्चर। और बाद में क्या हुआ, वो लोग राइस का, व्हीट का और अन्य फसलों का उत्पादन स्टार्ट कर दिए हैं लैंड को कल्टीवेट करके। इस तरह जो है कृषि का जन्म हुआ। अब नीचे हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप। क्रॉप का डिफिनेशन यहाँ पे दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। When the plant of the same kind are grown and cultivated at the one place on a large scale, it is called crop. जब कोई फसल एक ही तरह की अधिक मात्रा में एक ही जगह उगाई जाती हो, जब कोई फसल एक ही तरह की फसल एक ही जगह अधिक मात्रा में उगाई जाती हो तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये जो है क्रॉप का डिफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर द दैट ऑफ व्हीट। जैसा कि गेहूं का मान लीजिए क्रॉप है, फसल है, तो वहाँ पे जितने भी प्लांट होंगे उस खेत में सभी गेहूं के प्लांट ही होने चाहिए। You already know that crop are the different type like cereals, vegetables and fruit। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो फसलें होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि या तो वो अनाज हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट हो सकते हैं। These can be classified on the basis of their season in which they grow। और कुछ सब्जियां जो हैं कुछ सीजन में उगाई जाती हैं, कुछ फसलें जो हैं अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया जो है बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेट ऑफ कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और इंडिया का जो क्लाइमेट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक में बहुत भिन्नता है। कहीं अधिक टेम्परेचर होगा, तापमान कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कम होगा, कहीं अधिक नमी होगी तो कहीं सूखा होगा, कहीं अधिक बारिश होगी तो कहीं हल्की बारिश होगी। इस तरह जो है variety of crop grown in the different part of a country despite this diversity two broad cropping pattern can be identify this। तो इस तरह इन विभिन्नताओं के बावजूद भी जो फसल है इंडिया में दो तरह की डिवाइड की गई है, एक है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। द क्रॉप विच आर ग्रोन सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो फसलें रेनी सीजन में बोई जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन इंडिया में होता है वो सामान्यतः जून से सितंबर तक होता है। और जो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो है पैडी है, मैज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, काटन है और खरीफ क्रॉप। ये सारी जो फसलें होती हैं ये खरीफ की होती हैं। अब बात करते हैं रबी क्रॉप। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लेना। रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वो फसलें जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। द टाइम ऑफ पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और रबी क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिसन। और जो रबी क्रॉप की फसलें होती हैं उसमें व्हीट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है। बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन द ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके अतिरिक्त जो पल्सेज होती हैं और सब्जियां होती हैं वो गर्मी के मौसम में कई जगह उगाई जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि भारत में जो क्रॉपिंग डिवीज़न है वो दो तरह से है। एक खरीफ क्रॉप है जो विंटर सीजन में बोई जाती है और हमारे यहाँ जो विंटर सीजन पड़ता है जून से सितंबर तक, रेनी सीजन में बोई जाती हैं। और खरीफ क्रॉप जो जून से सितंबर तक पड़ता है और इसमें जो खरीफ की जो फसलें होती हैं वो पैडी है, धान की फसल होती है, मैच की फसल होती है, सोयाबीन होता है, ग्राउंडनट होता है, काटन होता है। और रबी की जो फसलें होती हैं वैसी फसलें जो विंटर सीजन में बोई जाती हैं जिसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है वो रबी क्रॉप के लिए होता है। और रबी क्रॉप की जो फसलें होती हैं वो हैं व्हीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है। बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन ड्यूरिंग समर एट द मैनी प्लेस। और इसके सिवा जो पल्सेज होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं वो गर्मी के मौसम में भी उगाई जाती हैं। अब बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं। वाई कैन बूझो एक क्वेश्चन पूछ रहा है,
वाई कैन पेडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बूझो पूछ रहा है कि जो धान की फसल होती है उसे विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाते हैं। तो पहली इसका आंसर दे रही है, पहली रिप्लाई कर रही है, पैडी रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर। जो धान की फसल होती है उसको अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए इसको केवल रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो फसल के उत्पादन होता है उसमें फार्मर द्वारा बहुत सारी एक्टिविटी समय के साथ साथ किया जाता है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो an ornamental plant in your house. These activity are tasks that refer. Cultivation of crop involves several activity by farmer. जो प्लांट का कल्टीवेशन होता है उसमें किसान द्वारा बहुत सारी क्रियाकलाप किए जाते हैं समय के साथ साथ, और ये एक्टिविटी जो है जो गार्डनर जो माली होता है अपने बागों में करता है सेम उसी तरह होता है। और जैसा कि हम लोग अपने घरों में जो सजावट वाले पौधे लगाए होते हैं उनके साथ जो क्रियाकलाप करते हैं वो एक्टिविटी सेम फार्मर एक फसल उगाने में करता है। अब बात करते हैं टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर 7 प्रैक्टिसेस दिया गया है एग्रीकल्चर का। ये सारे जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, तो सबको 1 बाय 1 करके डिटेल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई करते हैं और उसमें जो बड़े बड़े उसके जो क्रम्स होते हैं, मतलब जो उसमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको तोड़ते हैं और उसको लेवल करते हैं, लेवलिंग करते हैं। फिर आता है सोइंग, फिर बुआई करते हैं, एडिंग मैन्युअल एंड फर्टिलाइजर, फिर उसमें खाद और रासायनिक खाद मिलाते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, इराइजेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, फिर उसको घास पात से बचाते हैं। जैसे कि मैनुअली उस घास पात को हाथ से निकाल कर फेंक देते हैं या उसमें कुछ केमिकल हम यूज करते हैं जिसको छिड़कते हैं तो वो घास पात क्या होते हैं उसी में सूख जाते हैं और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। जब फसल एकदम पक जाते हैं तो उस समय हम हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब फसलों की कटाई। तो फसलों की कटाई हम लोग मैनुअली भी करते हैं और आजकल तो कंबाइन मशीन आ गई है जिसके द्वारा हम करते हैं। अब सबसे लास्ट में जो आता है स्टोरेज मतलब फसलों का रख रखाव। तो ये सारे जो 7 तरह के दिए गए हैं सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है, केवल खेती करना ही नहीं होता है, इसके साथ साथ यदि पशुपालन है, रियरिंग है, शेयरिंग है, भेड़ लोग पालते हैं, सब आते हैं उसके अंतर्गत। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, अब सबसे पहला जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, मतलब मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल ये जो होता है, द प्रिपरेशन ऑफ सोयल फर्स्ट बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, ये सबसे पहले क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहला काम होता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू द सॉइल एंड लूजन इट, और एग्रीकल्चर में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो मिट्टी को ढीला कर देना। दिस अलाउ रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड लूज सॉइल अलाउ द रूट टू द इजीली व्हेन दे गो इनटू डीप सॉइल। ऐसे क्या होता है, जो मिट्टी का जो प्लांट का जो रूट होता है वो आसानी से जमीन के मतलब अंदर चला जाता है। एंड वाइड एंड लूजनिंग द सॉइल इज रूट टू ब्रेथ इजली, ऐसे जो जब सॉइल लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो वो रूट आसानी से सांस ले सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो सॉइल में रूट आसानी से सांस लेते हैं। द लूजन ऑफ सॉइल हेल्प द ग्रो ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द सॉइल। जैसे मिट्टी को लूजन कर देते हैं, ढीली कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, अर्थवर्म और माइक्रोब्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। दीज आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर एंड सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन सॉइल एंड ह्यूमस, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, केचुआ होता है, माइक्रोब्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, फार्मर के मित्र कहे जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी मिट्टी को ढीली कर देते हैं और उसमें कुछ ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ये एक बहुत ही उपजाऊ तत्व होता है। जैसे कि जो सड़े गले प्लांट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो डिकम्पोस्ट मटेरियल होता है वो होता है जिसमें बहुत अधिक न्यूट्रिशन होता है और फिर वो प्लांट में चला जाता है। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। अब बात करते हैं कि जो मिट्टियाँ होती हैं उसको पलटने और ढीली करने के क्यों किया जाता है। यू हैव लर्न दैट द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन द मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन दैट प्लांट एंड गेट डिस्कम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेज ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज बैक टू द सॉइल दिस न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो मिट्टी है इसके अंदर वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ डेड प्लांट होते हैं जो डिस्कम्पोज होके ह्यूमस बन जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो है पौधों द्वारा दोबारा ऑब्जर्व किया जाता है।
Since only few centimeters the top layer of support part of the grow and turning loosening of the soil bring, और जो मिट्टी का कुछ ऊपर का जो सबसे ऊपरी सतह होता है वहाँ से कुछ ही सेंटीमीटर तक मिट्टी के अंदर का जो पार्ट होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, सोइल द टॉप। प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स द टर्निंग एंड लूजनिंग टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसलिए जो क्रॉप की फसल के उत्पादन के लिए हमें टर्निंग और लूजनिंग मिट्टी को ढीला करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड प्लफिंग, और उस प्रक्रिया को हम लूजनिंग ढीली करने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। दिस इज डन बाय द यूजिंग प्लाऊ, और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें प्लाऊ से किया जाता है। प्लाऊ आर मेड ऑफ द वुड और आयरन, प्लाऊ जो होता है या तो लकड़ी से बना होता है या तो लोहे से। Plough are made of the wood or iron, and the soil very dry. It may need watering before the ploughing. This ploughed field may be have big piece of soil called crumb. जो प्लाउ होता है हू से किया जाता है, और ये तो एक आयरन और उससे बना होता है। द प्लॉफिड फील्ड में है बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, और जो जोते हुए खेत होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं जिसे हम क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद प्लैंक, और प्लैंक की सहायता से मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ दिया जाता है। आप लोग गांव में देखते होंगे बहुत बड़ा मतलब मिट्टी का वो होता है जिसे हेंगा बोलते हैं, उस पर लोग बैठ के 4-5 लोग बैठ के उसको तोड़ते हैं। द फील्ड इज लेवल फॉर सोइंग एज द वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज, और खेतों को इसलिए लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है, एकदम प्लेन किया जाता है कि पानी चलाने में और बोने में आसानी हो। दिस लेवलिंग इज वेल डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर, और इस लेवलिंग की सहायता से इसको किया जाता है। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टेलिंग, दिस हेल्प द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विद द सॉइल, और कुछ समय पहले बोने से पहले उसमें कुछ कभी कभी कुछ खाद मिलाया जाता है। द सॉइल वाटर बिफोर सोइंग, और इस तरह उस मिट्टी में कुछ वाटर भी मिलाया जाता है बोने से पहले। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड पार्ट ऑफ द साइंस, एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 क्लास 8 का एक्सप्लेन करने। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का। बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन टू गेट बेटर यील्ड, और खेतों को बोने से पहले यह आवश्यक होता है कि जो साइज ऑफ ग्रेन है वो सॉइल को ब्रेक करे जिससे आसानी से जो सीड है उसके अंदर चला जाए। दिस इज द डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये प्रक्रिया जो है बहुत सारे टूल्स से की जाती है। जैसे द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लाऊ, इसके लिए जो सबसे मेन टूल है वो प्लाऊ है, फिर हो है, फिर कल्टीवेटर है। ये 3 टूल्स यूज किए जाते हैं जिनका फिगर हम आगे देखेंगे। ये प्लाऊ होता है जिसमें एक बीम लगा होता है जो बैल के कंधों पर होता है, और ये बहुत बड़ा लकड़ी का इस तरह होता है, प्लव शेप्ड होता है, ऐसे प्लाऊ शेयर कहते हैं। जो इसका ब्लेड होता है जो ट्रेंगुलर होता है। अब प्लव की बात करते हैं। दिस इज बेइंग यूज बाई सिंस इन इंस्टेंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड एंड सीविंग द सॉइल। यह पुराने ज़माने से ही प्रयोग किया जाता है, और इससे क्या होता था कि सॉइल को सीड को बोने में, क्रॉप में जो घास पात है उसको हटाने में इसका प्रयोग किया जाता था। दिस इज इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ द वुड एंड इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ द बुल और अदर एनिमल, हॉर्स, कैमल, etc। और ये जो टूल्स हैं ये बैलों की जोड़ी खींचती थी इसे, या कुछ और जानवर होते थे जैसे घोड़े हो गए, कैमल्स हो गए। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर या आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउ शेयर, इसमें एक बहुत ही मजबूत ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसे हम प्लाउ शेयर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। अब बात करते हैं द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज लॉन्ग लोड वुड विच इज कॉल्ड प्लाउ सेट। ये लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा होता है जिसे प्लाउ सेट कहते हैं, इसका मेन पार्ट होता है। देयर इज ए हैंडल एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, इसके एंड में एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विद द प्लेस ऑफ द बुल नेक, और जो अदर एंड होता है बीम से अटैच होता है
जो उसके बैलों के कंधे पर जो बीम रखा होता है उस पर रखते हैं। यहाँ पे ये फिगर जो दिखाया गया है ये बीम का फिगर है। देयर इज वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाऊ। एक प्लाऊ को चलाने के लिए 2 बैलों की जोड़ी चाहिए और एक आदमी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है, जैसा कि फिगर आप 1.1a में देख रहे हैं। द indigenous wooden plow is increasingly being displaced by the iron plow nowadays। लेकिन आज के दिनों में वो लकड़ी के प्लाऊ के स्थान पे आज लोहे के प्लाऊ यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं हो का। हो इट इज़ द सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग सॉइल। ये मिट्टियों में घास पात हटाने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज किया जाता है। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसका जो रॉड होता है लंबा सा या तो आयरन का हो सकता है या तो लकड़ी का। आ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द इन द एंड। और एक मजबूत चौड़ा सा प्लेट होता है लोहे का जो नीचे लगा होता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो इसका फिगर है, इसमें इट वर्क लाइक ए ब्लेड। ये ब्लेड की तरह काम करता है। इट पुल्ड बाय एनिमल, और ये जानवर द्वारा खींचा जाता है, जैसा कि फिगर आप 1.1b में देख रहे हैं। ये इसका ग्रिप है, ये हैंडल है, ये बीम है जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है, ये रॉड है और ये बेंड प्लेट है। अब बात करते हैं कल्टीवेटर की। नाउ डे आज प्लफिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। आज के दिनों में जो प्लफिंग जुताई होती है वो ट्रैक्टर में से कल्टीवेटर द्वारा होता है, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप लोग। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के इस्तेमाल से हमारा जो लेबर है वो बचता है और टाइम बचता है। कल्टीवेटर ड्राइव्ड बाय ट्रैक्टर। कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें अब आते हैं, पहला हम लोग देख चुके हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, प्रिपेयर फॉर द सॉइल, और दूसरा पॉइंट था सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो बोना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हम जब बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर सिलेक्टेड। बोने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी के उन्नतशील बीजों का चयन करना होता है। गुड क्वालिटी सीड आर क्लीन एंड हेल्थी। और जो गुड क्वालिटी के सीड होते हैं वो क्लीन होते हैं और हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। सीड ऑफ गुड वैरायटी। फार्मर प्रेफर यूज सीड विच गिव ए हाई यील्डिंग। और फार्मर ऐसे बीजों को अधिक पसंद करते हैं जिससे उत्पादन अधिक हो। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ सीड है, वन डे पहली कह रही है, एक दिन आई सा माई मदर पुट द सम ग्रेन सीड इन अ वेसल एंड पुट सम वाटर ऑन देम। एक दिन मेरी जो माँ थी वो कुछ बर्तन में कुछ चने के सीड डाले और उसमें कुछ पानी डाला। आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद क्या हुआ, सम सीड स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द टॉप। और कुछ सीड ऊपर तैरने लगे हैं। एंड वाई सम सीड फ्लोट ऑन द वाटर। तो वो जो तैर रहे थे सीड, आखिर वो क्यों तैर रहे थे। इस एक्टिविटी को समझने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी 1.1 करना पड़ेगा। टेक ए बीकर, एक बीकर लेना है, एंड फिल अप हाफ विथ वाटर, और उसका आधा उसको पानी से भर देना है। पुट हैंडफुल और व्हीट सीड, और उसमें कुछ गेहूं के सीड डालना, उसको स्टेयर कर देना है। और वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय उसे वेट करना है। तो क्या होगा, जो सीड तैरेंगे वो डैमेज सेल होते हैं, और जो अच्छे सीड होते हैं उनका वो हैवी होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। आर दी सीड विच फ्लोट ऑन द वाटर विच सीड, वो कौन से सीड है जो पानी में तैर रहे हैं। वुल दोज बी लाइट और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या उनसे वो लाइटर हैं जो या हैवियर हैं जो डूब गए हैं। वाइल दे बी लाइटर, और वो जो तैर रहे हैं वो लाइटर क्यों है। डैमेज बिकम हेलो एंड हर आर थस लाइट विथ देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। वो डैमेज सीड है इसलिए वो पानी में तैर रहे हैं। दिस इज गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड एंड डैमेज वंस। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे सीडों का चयन करने के लिए। उसमें से जो डैमेज सीड हैं वो तैरने लगते हैं, और जो अच्छे सीड होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज नो अबाउट द टूल्स ऑफ सोइंग सीड। और बोने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि महत्वपूर्ण है कि कौन से टूल हैं जिससे हम बोते हैं, जैसे कि 1.a और b में दिखाया गया है सोइंग टूल्स। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल, जो परंपरागत टूल्स हैं जो पुराने ज़माने में यूज किए जाते थे। जैसे टूल्स यूज ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड शेप्ड लाइक द फनल। उस समय जो यूज किए जाते थे वो कूपी की तरह होते थे, जैसा कि फिगर 1.a में आप देख रहे हैं। यहाँ पे
यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें फनल की तरह बना कॉपी की तरह, इसमें सीड डालते थे और आराम से इसमें कई छिद्र होते थे जिससे बोए जाते थे। सीड आर फील्ड इन द फनल पास डाउन द थ्रू 2 or 3 पाइप हैविंग शार्प एंड। इसमें दो या तीन पाइप लगे होते थे और फनल में जो सीड डाली जाती थी उसके रास्ते निकल कर मिट्टी में आते थे। एंड पीस इनटू द सॉइल एंड पुश द सीड इन देयर, और ये सीड के अंदर पुश करते थे। अब बात करते हैं सीड ड्रिल। आज के ज़माने में सीड ड्रिल्स यूज किया जाता है, जैसा कि फिगर आप 1.2b में देख रहे हैं। इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर की सहायता से यूज किया जाता है। दिस टूल शो द सीड इनफॉर्मली एट पेपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ, और ये जो टूल्स हैं जो बीजों को एक उचित दूरी में और एक उचित गहराई में बोते हैं। इट इंश्योर दैट द सीड गेट कवर रिंग बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, और ये क्या करते हैं, जो सीड होता है उसको कवर कर देते हैं। दिस प्रिवेंट द डैमेज केस बाय द बर्ड, और ये चिड़ियों से बचाते हैं, क्योंकि चिड़िया जो होती हैं यदि सीड ऊपर होगा, मिट्टी से ढका नहीं होगा तो उसको खा जाएंगी। सोइंग बाय सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, और सीड ड्रिल से जब हम अपनी बुआई करते हैं तो इससे हमारा टाइम बचता है, हमारा लेबर बचता है। दिस इज बोझो कह रहा है देयर इज नर्सरी नियर माई स्कूल। बोझो कह रहा है एक नर्सरी है हमारे स्कूल के पास। नर्सरी मीन्स होता है ऐसे जहाँ छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वेयर केप्ट इन द स्मॉल बैग व्हाई दे आर केप्ट इन लाइक दिस। मैं देखा कि वहाँ कुछ पौधे थे जो स्मॉल बैग में रखे गए थे, ऐसा है उनको क्यों रखा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बोझो पूछ रहा है। पहली आंसर दे रही है सीड ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका पहले हम नर्सरी लगाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू द प्लेटलैंड, और वो कुछ बड़े हो जाते हैं, दे ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली, और उनको हम दूसरे फील्ड में मैनुअली लगा देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ जंगली पौधे और कुछ फ्लावर होते हैं उनकी नर्सरी लगाई जाती है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड द ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट, और एक उचित दूरी जरूरी होता है पौधों के बीच में। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जब पौधे उचित दूरी पर होंगे तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वाटर मिलेगा। सम टाइम फ्यू प्लांट हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, और कभी कभी ओवरक्राउडिंग हो जाता है तो उसमें कुछ प्लांट उसको रिमूव कर दिए जाते हैं वहाँ से। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर और मैन्योर का ऐड हम कैसे करते हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth plant are called manure and fertilizer. It is very important. वह पदार्थ जो मिट्टी में ऐड किया जाता है, मिट्टी का जो पोषक तत्व है उसको बढ़ाने के लिए, उससे पौधे जो होते हैं हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और वो जल्दी से ग्रो करते हैं, उन्हें हम मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं। तो बूझो कह रहा है आई सा हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन फार्म। मैंने देखा है क्रॉप जो हेल्थी क्रॉप एक फार्म में, इन दिस नाइबरहुड फार्म, मेरे जो पड़ोस में फार्म था। इफ द प्लांट वेर वीक वाई डे सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर, और कुछ प्लांट जो थे वीक थे, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, कुछ वीक होते हैं। सोयल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। सोयल जो होता है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है प्लांट को, क्रॉप को। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और वो पोषक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक तत्व प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, और कुछ क्षेत्रों में जो किसान होते हैं एक क्रॉप के बाद सेम उसी तरह क्रॉप फिर लगा देते हैं। दिस फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉलो, और ये जो खेत होते हैं कभी फ्री बंजर नहीं छोड़े जाते हैं, मतलब उसमें कभी बिना फसल बोए नहीं छोड़े जाते। तो वहाँ पे इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिशंस, तो वहाँ पे सपोज करो, कल्पना करो कि जो न्यूट्रिशंस है जो मिट्टियों में है उनके साथ क्या होगा। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यदि लगातार हम सेम तरह के पौधे प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फसल जो एक ही तरह की होगी, बार बार लगाएंगे तो उसमें जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। देयरफॉर इसलिए फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर इनटू फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विद द न्यूट्रिशंस। इसलिए फार्मर क्या करता है, अपने खेतों में खाद डालता है कि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स में कमी आती है वो पूरी हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को, खाद को मिट्टी में ऐड करने के प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट,
यदि किसी प्लांट में न्यूट्रिशन कम मिलेगा, मतलब कम मैन्योरिंग होगा, तो वहाँ का जो प्लांट होगा वो कमज़ोर होगा। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो काउडंग और प्लांट वेस्ट जो होता है उसके डिस्कम्पोजन से बनता है। फार्मर डम द प्लांट एनिमल वेस्ट इन द पिट एंड ओपन प्लेस अलो इट टू डिस्कम्पोज। फार्मर क्या करता है, एक डिप खोदता है और उसको ओपन रख देता है कुछ दिनों तक, और फिर वो डिस्कम्पोज हो जाता है, जैसे गाय का गोबर हो गया। द डिस्कम्पोजिशन इज केस बाई द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो डिस्कम्पोजिशन जो होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा होता है। डिस्कम्पोज मैटर यूज ऑर्गेनिक मैन्योर। और वही डिस्कम्पोज मैटर जो है ऑर्गेनिक खाद के लिए रूप में यूज की जाती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें कुछ रेड वार्म होते थे, उनके द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग बनाया जाता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और इसका जो ये चैप्टर जो बहुत बड़ा है, इसके लिए मैंने इसका 2 पार्ट बनाया है। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट आप लोग इसके बाद देख सकते हैं वहाँ पे। एवरीवन, आई एम अविनाश सर।